हेलो विद्यार्थियों। आज हम जिन चितक के ऊपर चर्चा करेंगे वो जिन्हें कि अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी और महान जो बेंथम हैं, तो बेंथम के जो मित्र रहे हैं बेंथमवादी जेम्स मिल के पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल के दर्शन पर चर्चा करेंगे। तो इनका जो जन्म है वो 1806 में लंदन में हुआ। एक आदर्शवान ऐसे परिवार में हुआ, कठोर अनुशासन में ये रहे। तो उस दृष्टि से बाल्यकाल इनका इसी प्रकार से चला जिससे कि इनकी गहन अध्ययन में रुचि शुरू से ही रही। बचपन में ही इन्होंने अपनी अवस्था के अनुसार 8 वर्ष में, 11 वर्ष में, ऐसी बढ़ती हुई उम्र तक 16 वर्ष की जो अवस्था है वहाँ तक बड़े बड़े जो महान ग्रंथ हैं उनका सबका अनुवाद कर लिया था, उनका गहन अध्ययन इन्होंने कर लिया था। 16 वर्ष की अवस्था में ही ये उपयोगितावादी जो सोसाइटी थी उसके सदस्य ये बन गए थे और लगभग 25 वर्ष की आयु में स्वयं के जैसे ही प्रतिभाशाली और सुंदरी हैरियट टेलर से इनका जो विवाह हुआ था, जिन्होंने इनकी अनेक रचनाओं में अपना योगदान दिया था। यहाँ तक कि इन्होंने अपने जो प्रसिद्ध ग्रंथ है ऑन लिबर्टी वो इन्हीं को समर्पित किया था। तो इस ऐसे यशस्वी जीवन जो कि इनका 59 वर्ष का रहा, इस 59 वर्ष के जीवन में इन्होंने संसद के सदस्य ये रहे और महिला मताधिकार, किसानों की स्थिति, आयरलैंड में भूमि सुधार और संसद सदस्य के रूप में इन्होंने जो भी इनका क्रियाशील जो जीवन रहा उसमें अपना अमूल्य योगदान इन्होंने दिया था। अब इनकी जो रचनाएं हैं और जो पद्धति हैं उसकी चर्चा हम करेंगे कि इन्होंने न्यायशास्त्र, आचार शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन पे महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत कुछ लिखा है। तो इनके जो फेमस जो ग्रंथ हैं जैसे सिस्टम ऑफ लॉजिक, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इन्फ्रेसमेंट ऑफ वुमेन, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ट्रीटाइज ऑफ लिबर्टी, पार्लियामेंट रिफॉर्म्स, यूटिलाइटेरियनिज्म, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। तो इस प्रकार की महान महान ग्रंथ इन्होंने लिखे थे जो कि विभिन्न राजनीति से जुड़े हुए विषयों पर थे। तो जो जेम्स मिल हैं इनके पिता, उनकी स्पष्ट छाप स्पष्ट इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। बेंथम, जॉन ऑस्टिन, एडम स्मिथ, रिकार्डो माल्थस आदि जो महान विद्वान थे उन सभी की स्पष्ट छाप इनके ग्रंथों में हमें देखने को मिलती है। इन्होंने जो भौतिक और जो ऐतिहासिक पद्धति है उसका प्रयोग राजनीति शास्त्र में किया और इनकी जो रचनाएं हैं उनमें भी इन दोनों ही पद्धतियों का मिश्रित प्रयोग इन्होंने किया था। अब जॉन स्टुअर्ट मिल के जो विचार हैं उनमें जो पहला जो विचार उन्होंने प्रस्तुत किया एक सुधारात्मक विचार के रूप में, जो बेंथम का जो उपयोगितावादी जो विचार था और उसमें जो कमियां थी उनको दूर करते हुए एक सुधारात्मक योजना के रूप में इन्होंने अपना उपयोगितावादी विचार प्रस्तुत किया था। जैसे इन्होंने बताया कि सुखों में मात्रात्मक नहीं गुणात्मक भेद भी होता है, क्योंकि कुछ सुख होते हैं वो अन्य सुखों की तुलना में उत्कृष्ट और वांछनीय होते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि कविता पढ़ना और पुष्पिन का खेल खेलना एक नहीं हो सकते, जबकि बेंथम क्या बोलते हैं कि वो दोनों एक हो सकते हैं, कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही इसका प्रमुख मापदंड है। जबकि मिल कहते हैं, उन्होंने इसके लिए एक प्रसिद्ध कथन भी उन्होंने बताया कि एक संतुष्ट सूकर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना बेहतर है और एक संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठकर है। तो मूर्ख या सूकर की राय इससे भिन्न है, तो वो इसलिए कि वह प्रश्न के केवल एक ही पहलू को देखता है, अर्थात अपने ही पक्ष में देखता है, दूसरे के में नहीं। जबकि जो असंतुष्ट सुकरात है वो सभी के बारे में सोचता है और अपने चारों ओर के जो पर्यावरण है और उसमें जो अज्ञानता की जो चादर बिछी हुई है उसको हटाने के बारे में वो हमेशा सोचता है। तो इस दृष्टि से वो ये मानते हैं कि ये दोनों एक नहीं हो सकते, जबकि जो बेंथम है वो केवल संख्या के बल पर जोर देते हैं। तो इसलिए वो मात्रात्मक
ही मानते हैं, जबकि ये इसमें गुणात्मक भेद भी स्वीकार करते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि सुखों को मापा नहीं जा सकता, जबकि बेंथम कहते हैं कि वो मापनीय है, क्योंकि मिल कहते हैं कि सुख एक स्थूल वस्तु नहीं है, बल्कि वह मनुष्य के आंतरिक पहलू से जुड़ा हुआ भाव है और जिसका गणना करना संभव नहीं है। दूसरी ओर मिल हैं जो बेंथम से सहमत नहीं है कि उपयोगिता का जो आधार है वो सुख नहीं है, बल्कि मिल मानते हैं कि वो क्या है, नैतिकता है। तो वो उपयोगितावाद को मानवीय सिद्धांत बनाने का प्रयास करते हैं। बेंथम जहाँ व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के मध्य सामंजस्य केवल बाहरी दंड के आधार पर स्थापित करता है, वहीं मिल यह सामंजस्य बाहरी दंडों के साथ साथ आंतरिक दंड या अंतःकरण के द्वारा भी संभव हो सकता है। तो इस प्रकार से जो मिल है वो बेंथम की जो उपयोगितावादी जो विचार है उनमें इस प्रकार के सुधार करते हुए अपने विचार रखते हैं, और उनका जो उपयोगिता का जो सिद्धांत है वो ऐसा है कि इसके बौद्धिक स्वरूप की व्याख्या की जा सकती है। इसके बारे में मैक्सी ने लिखा भी है कि मिल की उपयोगिता की पुनर्समीक्षा में बेंथम की जो मान्यताएं हैं उनका बहुत कम अंश रह गया है, और इसी सुधार के कारण जब धीरे धीरे जब उपयोगितावादी जो दर्शन है वो जब धीरे धीरे आलोचना का शिकार बनता गया, तो उस दृष्टि से इनका ध्यान उपयोगितावाद से हटकर व्यक्तिवाद की ओर चला गया, और इसी कारण इन्हें अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी कहा जाता है। तो ये इनके उपयोगितावाद से संबंधित विचार हैं। अब हम इनके स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं जो कि इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में दिए थे। तो मिल कहते हैं कि जो स्वतंत्रता को जो सबसे बड़ा खतरा है वो राज्य या सरकार से नहीं, बल्कि सामाजिक जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं या बहुमत की तानाशाही, इनसे स्वतंत्रता को सबसे बड़ा खतरा है। मिल कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो आध्यात्मिकता की मुक्त क्रीड़ा का नाम है। उसके अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करने और व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसका विकास करने के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण करने के लिए स्वतंत्रता जरूरी होती है, क्योंकि इसके बिना समाज जड़ और बंजर हो जाता है। तो वो कहते हैं कि स्वतंत्रता न केवल व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, इस दृष्टि से वो समाज के लिए भी आवश्यक है। तो यदि एक अर्थ में हम मिल का समझे स्वतंत्रता के बारे में, तो वो मानते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो बंधनों के अभाव का नाम है, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है। तो यहाँ मिल का कहना है कि व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी है, अर्थात व्यक्ति स्वयं अपने तन मन का स्वामी है। तो इस दृष्टि से वो स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए इसके प्रकार बताते हैं कि जो स्वतंत्रता के प्रकार हैं वो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो जिसमें जो वाक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको वो सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जो स्वतंत्रता का यह प्रकार है वो सत्य के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करता है, क्योंकि जो सत्य है वो परस्पर विरोधी विचारों के टकराव से परिष्कृत होकर हमें प्राप्त होता है। तो इस दृष्टि से जो स्वतंत्रता का जो ये प्रकार है वो एक शुद्ध स्वरूप है। सत्य के विभिन्न पहलू होते हैं और ये पहलू भिन्न भिन्न व्यक्तियों के प्रकट विचारों से ही उद्घटित होते हैं। इस स्वतंत्रता के माध्यम से जो मानव के जो चरित्र है उसका निर्माण होता है। मानव का मस्तिष्क बड़ा परिपक्व और मजबूत होता है, क्योंकि नागरिकों से ही मिलकर समाज बनता है, इसलिए समाज को परिपक्व और सशक्त वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाती है। इस स्वतंत्रता से मिल कहते हैं कि समाज का उत्थान होता है, और इस बात का प्रमाण हमें इतिहास में भी देखने को मिलता है कि जो महापुरुष हैं उन्होंने इस स्वतंत्रता की आज़ादी का लाभ लेते हुए समाज में जितने भी व्यापक बदलाव हैं उन सबको अंजाम दिया था। जैसे अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग है, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला हैं और भारत में महात्मा गांधी जी। तो इस दृष्टि से वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न केवल व्यक्तित्व के विकास के लिए अपितु समाज के विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। तो मिल इस स्वतंत्रता के बारे में अंत में ये कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानव जाति का मत एक हो तो भी मानव जाति को उस एक व्यक्ति को बलपूर्वक चुप कराने का कोई अधिकार नहीं है।
जैसा कि यदि उस एक व्यक्ति के पास शक्ति होती तो उसे मानव जाति को चुप कराने का अधिकार नहीं होता। तो इस दृष्टि से जो भी मानव हित में, समाज हित में, चाहे एक व्यक्ति सही बोल रहा है और बाकी गलत बोल रहे हैं तो वो एक व्यक्ति ही सही माना जाएगा। दूसरा, कार्य करने की स्वतंत्रता, जिसको उन्होंने दो भागों में बांटा है, स्व संबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य। तो जो स्व संबंधी कार्य हैं वो वे कार्य होते हैं जिनका संबंध मनुष्य के निजी जीवन से होता है, जिनका दूसरों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे खाना पीना, खेलना। चूँकि ये जो कार्य है इनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर नहीं पड़ता, इसलिए स्व संबंधी जो कार्य की जो स्वतंत्रता है वो राज्य या समाज को हस्तक्षेप करने का उसमें कोई अधिकार नहीं होता। दूसरी, पर संबंधी कार्य की जो स्वतंत्रता है, इसमें वो कार्य होते हैं जिनका प्रभाव समाज के अन्य मनुष्यों पर पड़ता है, जैसे चोरी करना, शांति भंग करना। और चूँकि ऐसे कार्यों से क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति प्रभावित होते हैं, इसलिए राज्य को पर संबंधी जो कार्य है उनके मामलों में हस्तक्षेप करने की पूरी इजाज़त है, लेकिन वह भी तब जब मनुष्य के कार्य से दूसरे की स्वतंत्रता को यदि नुकसान पहुंचता हो, अन्यथा नहीं। तो और उनका यह जो सिद्धांत है वो यही स्वतंत्रता का हानि का सिद्धांत भी कहलाता है। तीसरा, उन्होंने संगठन बनाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया कि मनुष्यों को संगठन बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम सरकार की बजाय संगठन ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं, जैसा कि आज के NGOs वगैरह, ऐसा मिल का मानना था। जो संगठन है वो मनुष्य को मानसिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भी ज़रूरी होते हैं, और जो संगठन है उनसे क्या होता है कि विभिन्न विभिन्न संगठन होते हैं और मनुष्य एक बहुआयामी प्राणी है, तो उससे उनकी कार्य कुशलता भी बढ़ती है और मनुष्य को खुशी भी मिलती है। तो इस प्रकार से उन्होंने इन 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन अपने चिंतन में किया है। यदि आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो JS मिल के हैं जो वो स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप पर ज़्यादा बल देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार जो स्वतंत्रता है वो क्या है, स्वतंत्र बंधनों का अभाव है। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक जो TH ग्रीन हैं वो मानते हैं कि स्वतंत्रता बंधनों के अभाव का नाम नहीं, अर्थात नकारात्मक नहीं है, बल्कि जो करने योग्य जो काम है और उपभोग करने योग्य जो वस्तु हैं उनको उपभोग करने की जो सकारात्मक शक्ति या जो योग्यता है उसका सही नाम स्वतंत्रता है। दूसरी ओर जो बार्कर हैं वो मिल को खोखली स्वतंत्रता और एक अमूर्त व्यक्ति का प्रतिपादन के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। वो ये मानते हैं खोखली स्वतंत्रता के रूप में, वो कहते हैं कि स्वतंत्रता है वो अधिकारों के द्वारा ही सुनिश्चित की जा सकती है, जबकि मिल हैं वो कहीं भी अधिकारों की बात नहीं करते, और स्वतंत्रता समाज में ही संभव हो सकती है और जो कि एक सामाजिक आदर्श है, जबकि मिल जो व्यक्ति है उसको प्रमुख रूप में या स्वरूप में रखते हैं या व्यक्ति को प्रमुखता देते हैं, समाज की बात भी वो नहीं करते। अमूर्त व्यक्ति के रूप में मिल को वो इस रूप में मानते हैं कि स्व संबंधी और पर संबंधी कार्यों का विभाजन करने वाले व्यक्ति की कल्पना करता है, लेकिन वो कहीं हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसे स्व संबंधी कार्यों का प्रभाव समाज पर न पड़े। प्रत्येक मनुष्य के कार्यों को कम या ज़्यादा मात्रा में प्रभाव दूसरों पर अवश्य रूप से पड़ता है, ऐसा बार्कर मानते हैं। यदि कोई मनुष्य ऐसा है जिसके कार्यों का प्रभाव समाज पर नहीं होता, तो मनुष्य के होने का ही कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य होने का अर्थ है उसके कार्यों का दूसरों पर प्रभाव अवश्य होगा। इस प्रकार से खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति के रूप में बार्कर ने जो मिल है उनके जो स्वतंत्रता संबंधी जो विचार हैं उनके ऊपर अपने जो विचार हैं वो अभिव्यक्त करते हुए इसकी आलोचना की है। लेकिन फिर भी मिल के जो स्वतंत्रता संबंधी जो अध्याय है वो उनको राजनीतिक साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है। तो अब उनके जो अगले जो विचार हैं वो हैं लोकतंत्र संबंधी विचार, या उनके यदि शासन संबंधी विचार कहें, और या जो उनके प्रतिनिधित्व जो शासन है प्रणाली है उनसे संबंधित विचार के रूप में भी हम उनको रख सकते हैं। तो मिल कहते हैं कि शासन की कोई अच्छी प्रणाली होती नहीं है, बल्कि शासन की जो सबसे अच्छी प्रणाली है वो वही है जो नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका
निभाए, जनता की जो गुण है, उनका बुद्धि है, उसका विकास करे, उनके व्यक्तित्व का विकास करे, इस प्रकार की शासन प्रणाली होनी चाहिए। और इस दृष्टि से वो कहते हैं कि जो सच्चा प्रजातंत्र है, जिसमें नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग ले, वही शासन प्रणाली सबसे अच्छी है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अधिक जनसंख्या, देशों का विशाल आकार को देखते हुए यह जो शासन प्रणाली है सच्चे लोकतंत्र के यानी प्रत्यक्ष जो रूप है वो अब संभव नहीं है। इसलिए जो सबसे अच्छी शासन प्रणाली है वो है प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली। अब उन्होंने अपनी प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली या लोकतंत्र संबंधी विचारों को इस रूप में अभिव्यक्त किया है कि जो भी लोकतंत्र शासन प्रणाली या प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली में जो भी सुधार संभव है उनको करके उन्होंने अपने सारे विचार अपनी पुस्तक रिप्रेजेंटेटिव में रखे हैं, जिसमें उनका कहना है कि सरकार का सर्वोत्तम वो होती है जो नागरिकों के चरित्र व बौद्धिक विकास को बढ़ावा दे। चूँकि लोकतंत्र इस उद्देश्य को हासिल करने में सबसे अधिक खरा उतरता है, इसलिए लोकतंत्र ही सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। और वो ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र की सफलता भी स्वतंत्रता के विचार व नागरिकों के अच्छे चरित्र के विकास पर ही निर्भर करती है, क्योंकि दुनिया में सभी जगह नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है और नागरिकों का चरित्र भी बहुत उन्नत नहीं है। अतः लोकतंत्र में जो बहुमत की जो तानाशाही की जो समस्या है उसको लेकर वो आशंकित है, क्योंकि इसके कारण नागरिकों का चरित्र और उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं है। तो मिल ने सुधार रूप में ये कहा है कि जो लोकतंत्र का जो प्रतिनिधि मूलक जो स्वरूप है उस पर इन्होंने बल देकर कहा कि समकालीन परिस्थितियों में लोकतंत्र का क्रियान्वयन असंभव सा लग रहा है और नगर राज्यों का स्वरूप चूँकि वो अब बदल चुका है, इसके लिए प्रतिनिधियात्मक जो लोकतंत्र है वो सबसे अच्छा स्वरूप लोकतंत्र का अब है और यही शासन प्रणाली सबसे अच्छी इस समय है। उस पर वो बल देते हुए कहते हैं कि प्रतिनिधि शासन वह व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जन समुदाय या अधिकांश भाग अपने जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा अंतिम नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली में देखने को मिलती है। सुधार रूप में उन्होंने अपने विचार ये रखे कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उस पर वो बल देते हैं, जिससे कि अल्पमत की उपेक्षा न हो सके और जो बहुमत की जो तानाशाही है वो जन्म न ले सके। इसके लिए उन्होंने जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसको अपनाने पर बल दिया। मतदान के लिए वो योग्यता का निर्धारण करते हैं, जिसमें शिक्षा और संपत्ति की योग्यता पर वो बल देते हैं। गुप्त मतदान के स्थान पर वो खुला व सार्वजनिक मतदान पर बल देते हैं। बहुल मतदान का भी वो समर्थन करते हैं और प्रतिनिधि जो सभा हैं उनको द्विसदनात्मक बनाने पर वो बल देते हैं और महिला मताधिकार पर भी उनका समर्थन रहा है। इसी के लिए उनकी जो फेमस किताब है सब्जेक्शन ऑफ वुमन, उसमें भी इसका उन्होंने उल्लेख किया है। तो ये तमाम जो सुधार हैं इनके बावजूद भी जो CL वेपर हैं वो मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी होने का आरोप लगाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार उनके जो सुधार हैं उनके क्रियान्वयन से एक कुलीन तंत्रीय या अभिजात्य तंत्र की स्थापना होती है और व्यवस्थापिका के जो कार्य है वो इससे सीमित होने की आशंका ऐसी होती है। लेकिन उनके आरोप लगाने से यह सही सिद्ध नहीं होता, जबकि वास्तव में मिल अनिच्छुक लोकतंत्रवादी बिल्कुल भी नहीं है। वो लोकतंत्र के एक सच्चे समर्थक हैं और शिक्षित एवं चरित्रवान जो प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित एवं जो जन कल्याण या मानव कल्याण भावना पर आधारित जो प्रजातंत्र है उसको वो सच्चा प्रजातंत्र कहते हैं। और इसी सच्चे प्रजातंत्र की स्थापना हेतु उन्होंने जो भी सभी सुधार सुझाए हैं वो सराहनीय हैं और उनको अपनाकर हम लोकतंत्र को एक परिष्कृत रूप में देख सकते हैं। तो ये उनके शासन संबंधी विचार हैं। अब उनके राज्य संबंधी धारणा जो है वो ये मानते हैं अंत में कि राज्य स्वार्थ की अपेक्षा मानव इच्छा का परिणाम है, क्योंकि जो राज्य है उसका विकास हुआ है और राज्य की उत्पत्ति है वो मानव हित के लिए ही हुई है और उसका जो अस्तित्व जो बना हुआ है वो सार्वजनिक कल्याण के लिए बना हुआ है। तो राज्य के सकारात्मक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए तथा व्यक्तियों के जो कार्य हैं उनको लेकर
और व्यक्तित्व के विकास में उसका हस्तक्षेप उन्होंने वो अनिवार्य माना है। तो सकारात्मक ढंग से यदि राज्य व्यक्तियों के मामले में हस्तक्षेप करता है जिससे कि व्यक्तियों के जो व्यक्तित्व उसका विकास होता है, तो वो उसके हस्तक्षेप को सही मानते हैं। तो इस प्रकार से जो मिल हैं वो राज्य के रचनात्मक, जैसे स्वतंत्र वातावरण का निर्माण करना, ऐसी दशाएं उपलब्ध कराना जिससे व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास हो सके, इस दृष्टि से वो रचनात्मक एवं निषेधात्मक की सामाजिक अव्यवस्था, अशांति, अराजकता आदि में राज्य हस्तक्षेप करके न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करे। इस प्रकार के निषेधात्मक दोनों प्रकार के कार्यों की व्याख्या राज्य संबंधी वो करते हैं। वो कुछ कार्य भी बताते हैं जिससे कि वो राज्य का जो कार्य क्षेत्र है उसको सीमित रखने पर बल देते हैं, जैसे बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से राज्य की जो व्यवस्था है उसकी सुरक्षा करना, सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था करना और आपराधिक स्थितियों से निपटने के लिए न्यायालयों की स्थापना करना और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की जो आवश्यक जो दशाएं हैं वो उपलब्ध कराना, इन सब पर राज्य के कार्य करने पर वो अपना बल देते हैं। तो इस दृष्टि से जो मिल है वो एक सच्चे लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रतावादी और एक समाज कल्याण की भावना से प्रेरित एक ऐसे विचारक माने गए हैं। तो आज हमने मिल के इन चिंतन पर चर्चा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।